वेलकम टू मिशन बीपीएससी। अब देखिए, अब हम इस वीडियो में करेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक जो थे एंटोनिवॉन लीवनहोक ने किया था। ठीक है, देखिए लीवनहोक ही हैं जो कोशिका को इन्होंने सजीव कोशिका को देखा था। देखिए, जैसे कि निर्जीव कोशिका की खोज को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था और सजीव कोशिका को देखा था किसने? तो लीवनहोक ने। ये कब देखे थे? 1683 ईस्वी में क्या खोज किया था? हॉलैंड के वैज्ञानिक तो कौन थे? एंटोनिवॉन लीवनहोक। ठीक है, इसलिए जीवाणु विज्ञान का पिता जो है ना, लीवनहोक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इसे जीवाणु नाम दिया। देखिए, अब इन्होंने इस नाम नहीं दिया था, लेकिन एहरेनबर्ग ने जो 1829 ईस्वी में इसका नाम क्या दिया? जीवाणु। याद रहेगा, एहरेनबर्ग। 1843 से 1910 में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और तपेदिक के जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। ठीक है, अब ये भी पूछ देता है कि तपेदिक यानी जो तपेदिक टीबी को बोलते हैं, तो टीबी जो है उसके जीवाणु की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। कॉलरा की जीवाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। और इसको क्या बोलते हैं? रोग का जन्म सिद्धांत। 1812 से 92 में ल्यूइस पास्चर ने रेबीज का टीका, ठीक है, और दूध, जैसे कुत्ता जब काटता है ना तो रेबीज की बीमारी होने का चांस होता है, तो इसका खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। और दूध में पास्चुराइजेशन, देखिए जैसे कि क्या होता है ना कि अभी पैकेट वाली दूध मिलती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक वो सही रह जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग में। तो वो कैसे होता है ना, देखिए 65 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या होता है कि 65 डिग्री सेल्सियस जनरली दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस ताप से ज़्यादा तापमान पे बहुत तेज़ी से उस तापमान से ज़्यादा, ठीक है, हाई टेम्परेचर में उसको खौलाता है और तुरंत उसका टेम्परेचर लो कर दिया जाता है, सडन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, इससे दूध मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक सही रहता है, मतलब वो फट नहीं सकता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पास्चुराइजेशन। तो इसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। अब देखिए, आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, जैसे छड़ाकार या बैसिलस, तो ये छड़नुमा या बेलनाकार होता है। ठीक है, गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। और कोमा आकार होता है जिसको विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कोमा के आकार का होता है, इसलिए इसे कोमा। विब्रियो कोलेरी जो होता है ना, वो कॉलरा वायरस का नाम है, विब्रियो कोलेरी वायरस नहीं, सॉरी, जीवाणु। तो ये होता है। और कुछ होते हैं जैसे सर्पिलाकार, जैसे स्प्रिंग या स्क्रू आकार के होते हैं। तो देखिए, अब छड़ाकार होता है तो वो बैसिलस होता है, गोल आकार के कोकस होता है, कोमा आकार का जो होता है वो विब्रियो होता है। ठीक है, और सर्पिलाकार यानी स्प्रिंग के आकार का भी होता है। अब देखिए, जो हमने पास्चुराइजेशन बताया उसी को ये बता रहा है कैसे करते हैं। दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पास्चुराइजेशन किया जाता है, और ये दो विधियाँ होती है। एक होता है लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि, जिसको LTH बोलते हैं, लो टेम्परेचर होल्डिंग। ये क्या होता है कि दूध को 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए 65 डिग्री जनरली इसका होता है, तो उससे कम है, तो 62 और 30 मिनट तक गर्म करते हैं। तो ये हो गया लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। और एक होता है दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस तक 15 सेकंड गर्म करते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पर, लेकिन क्या है, मात्र 15 सेकंड तक
तो ये 2 मेथड है। अब देखिए एनाबीना और नास्टक जो होता है नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो 2 बैक्टीरिया है जो N2 का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसको बोलते हैं। तो वो कौन से जीवाणु है? एनाबीना और क्या होता है? नॉस्टॉक। ठीक है फ्रेंड, एनाबीना और नास्टक नामक जो है वो साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि गेहूं की जब खेती होती है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि गेहूं में नाइट्रोजन, गेहूं के पौधा को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस मिट्टी में, और ऐसे भी देखिए भारत की जितनी भी मिट्टी है सभी में नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि आप फसल चक्र करके फसल को बोइए। मतलब एक बार यदि आप गेहूं बोते हैं तो अगली बार दलहन पौधा कोई रोपिए। इससे क्या होगा कि गेहूं जब रोपा गया है तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। अगला बार यदि जब दलहन पौधा रोपा जाता है तो दलहन पौधे में एक क्वालिटी होती है कि वो वायुमंडल से क्या करता है कि नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। ठीक है, फिर आप जब अगला बार फिर गेहूं की खेती करेंगे तो वो इस नाइट्रोजन का यूज उस गेहूं का पौधा यूज करेगा। तो देखिए इसके जड़ों में क्या होता है ना कि यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु रहते हैं, जैसे एनाबीना और नास्टक। ठीक है, बाकी और ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में आप पढ़ेंगे। ये तो विषाणु के बारे में दिया हुआ है, तो हम जब विषाणु पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। ये तो जीवाणु ही चल रहा है ना, अभी जीवाणु पढ़ेंगे उसके बाद हाँ अभी ये है, और थोड़ा सा फिर विषाणु के बारे में पढ़ना है। देखिए राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जाति ल्यूग्मिनिनोसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में होती है। ठीक है, राइजोबियम और जो ब्रेडी राइजोबियम होता है वो किस में होता है? मटर कुल के पौधे में होता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एजोवैक्टर एजोस्पाइरिलिज्म तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम। ठीक है, ये किस में रहता है? तो मटर कुल के पौधा में, जिसको लेग्यूमिनेसी कहते हैं। अगला है देखिए एजोवैक्टर या एजोस्पाइरिलिज्म, और इसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम। जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वो मिट्टी के कण के बीच वायु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। और भी कुछ जीवाणु जैसे एजोवैक्टर है, एजोस्पाइरिलिज्म है, क्लोस्ट्रीडियम है। देखिए अगला एक वर्ड होता है टैनिंग। टैनिंग क्या होता है? तो चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, इसे चमड़ा कमाना कहते हैं, यानी टैनिंग कहते हैं। देखिए चमड़ा जो होता है ना, चमड़ा उद्योग में क्या होता है? चमड़ा में बाल और वसा जो है उसको हटाने के लिए जीवाणु को छोड़ दिया जाता है। जीवाणु क्या करता है? उस बाल को और वसा को खा जाता है और उसी में शुद्ध चमड़ा बचता है, जिसका उपयोग सूज वगैरह में होता है। तो डेट प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग। वैसे ही है अचार, मुरब्बा, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु का जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइज हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। फ्रेंड देखिए इसको भी समझना है। जैसे देखिए आप सिंपल घरों में देखे होंगे कि अचार है, मुरब्बा है। ठीक है, इसको क्या होता है? गाढ़ी चाशनी में या नमक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसको रखते हैं ना तो जीवाणु का जैसे ही संक्रमण होता है, मतलब जीवाणु उस पर अटैक होता है, तो जीवाणु का क्या होता है? वो चीनी और नमक
मतलब एक प्रतिरक्षक के रूप में काम करती है, और उसका प्लाज्मोलाइज कर देता है। वो नमक क्या कर देता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है। उसी तरह तेल में ज़्यादा रखते हैं तो वो भी प्लाज्मोलाइज हो जाएगा तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह अचार मुरब्बा हमारा बहुत दिन तक, तो ये वर्ड याद रखिएगा, प्लाज्मोलाइज यानी द्रव्य कुंचन। अगला है कोल्ड स्टोरेज में न्यून ताप, मतलब देखिए -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय किया जाता है। फ्रिज भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फ्रिज में कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है। देखिए तो अभी तक हमने क्या क्या किया, जैसे हमने पढ़ा ना कि जो थैलोफाइटा है, जो अपुष्पोद्भिद है, तो शैवाल है, कवक है, जीवाणु है। अब इन तीनों के अलावा देखिए थोड़ा सा विषाणु के बारे में भी जानकारी लेना है। विषाणु की खोज किसने किया था, तो रूस के वैज्ञानिक जो थे इवान विस्की थे, ठीक है। किसने किया था, इवान विस्की। 1892 ईस्वी में किया था। तंबाकू के मोज़ेक रोग की खोज के समय इसकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की तंबाकू के पौधों में देखा गया कि इसकी प्रकृति जो होती है सजीव भी होती है, निर्जीव भी होती है। देखिए जीवाणु कहते हैं ना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। जैसे यदि वायुमंडल में खुला है तो वो निर्जीव के फॉर्म में, जैसे ही किसी ह्यूमन या जीव से संपर्क करता है वो सजीव बन जाता है। तो इसीलिए इसको और उस समय वो फिर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे ही शरीर से बाहर फिर वायुमंडल में खुला तो वो निर्जीव के फॉर्म में, इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। इसी कारण इसे सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। देखिए विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण क्या होता है, तो ये कोसा के रूप में नहीं होते हैं, ठीक है। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या है, निर्जीव। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, फिर उसको क्या करेगी, जैसे ही वो लिविंग बीइंग के टच में आएगा फिर वो एक्टिव हो जाता है। सजीव लक्षण कैसे होते हैं, तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है, ठीक है। इनके न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है ना, द्विगुणन होता है। द्विगुणन मतलब प्रजनन की एक विधि है, तो यानी कि वो अपना संख्या डबल करता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही वो सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम का संश्लेषण करने लगते हैं, ठीक है। ये जनरली क्या होगा कि द्विगुणन करता है, और जैसे ही सजीव के टच में आएगा वो क्या करेगा, एंजाइम का संश्लेषण करने लगता है और फिर से वो एक्टिव हो जाता है। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज या जीवाणु फेज। देखिए पादप विषाणु क्या होता है, तो इसका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, ठीक है। जो इसका न्यूक्लिक अम्ल है वो आरएनए है, और जो जंतु है तो इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए पाया जाता है, ठीक है। जो पादप विषाणु है इसका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए है, और जंतु विषाणु में डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज या जीवाणुफेज, ये केवल जीवाणु पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणु को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज, ठीक है, T2 फेज। अब देखिए पादप विषाणु होता है तो इसमें क्या होता है, आरएनए, और जंतु विषाणु में तो डीएनए होता है और आरएनए भी पाया जाता है। यानी देखिए पादप विषाणु और जो जंतु विषाणु में अंतर पूछ दे तो बोला जाएगा कि पादप विषाणु के जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसमें आरएनए वायरस होता है, मतलब आरएनए होता है, ठीक है। और इसमें जो जंतु विषाणु होता है उसके डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, ये समझना जरूरी है, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए तो ये क्या होता है ना कि ये जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं और ये जीवाणु को ही मार डालते हैं, इसलिए जीवाणुभोजी कहते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज। देखिए अब ये करते हैं, कभी कभी देखिए ऐसा विषाणु यूजफुल होता है। मान लो कि कोई शरीर में एक ऐसा रोग हुआ है जो किसी खास जीवाणु के कारण हुआ है, ठीक है, और उस समय दवा
या उसको मार नहीं पा रहा है, उसको इनएक्टिव नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो करते हैं ना कि शरीर में एक ऐसा विषाणु, यही विषाणु जीवाणु भोजी भेज देते हैं जो जाता है उस जीवाणु को ही खा जाता है, तो वो रोग फाइनली ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका समटाइम्स यूजफुल भी होता है। तो उसी तरह का जीवाणु भोजी का नाम क्या है, या इसको बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, तो T2 फैज। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको रेट्रो विषाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो जेनेटिक्स में जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, रेट्रो विषाणु कहते हैं। अब देखिए जो पढ़ेंगे अब हम ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा पढ़ लिए, नेक्स्ट था हमारा ब्रायोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधा का समूह है। यह प्रभाग में लगभग 25,000 प्रजातियां सम्मिलित हैं। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है, मतलब ठीक है, ये होता ही नहीं है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। इस समुदाय के पौधा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है, चूँकि एम्फीबिया वर्ग मतलब ये पानी में होता है। देखिए स्फेगनम नामक मॉस, ये याद रखिएगा, ठीक है, स्फेगनम मॉस अपने स्वयं के भार के 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में के समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। देखिए क्या होता है ना कि एक मॉस है स्फेगनम, उसमें अपने जितना भी वेट है ना, उसका मान लीजिए उसको 1 kg वेट है तो 18 kg तक वो पानी सोख सकता है, मतलब अपना 18 गुना पानी सोख सकता है। तो मान लो एक पौधा है, ठीक है, माली जो गार्डनर है वो एक चीज़ को ले जाना चाह रहा है, मान लो बहुत दूरी है, 2-3 दिन तक एक पौधा को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, तो कितना पानी डालेगा। तो इसी मॉस का क्या करता है कि वो ले लेता है और उसमें पौधा रख लेता है, तो उस मॉस के थ्रू उस पौधा को पानी मिलते रहता है और इस तरह ले जाता है। ठीक है, तो स्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी होता है, ये भी याद रखिएगा, और इसका एंटीसेप्टिक दवाइयों के रूप में यूज किया जाता है। अगला है टेरिडोफाइटा। ठीक है, देखिए जो आप उस पौध भी पढ़े थे तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा हमने पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें शैवाल था, कवक था, जीवाणु था, और उसके बाद में उसमें कुछ विषाणु के बारे में दिया जो हमने पढ़ लिया। अब है था अगला ब्रायोफाइटा, उसके बारे में भी हमने देखा। तीसरा समूह आता है टेरिडोफाइटा। ये क्या देखते हैं, इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थान, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा और पत्ती में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोबियम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधे में संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित होते हैं, परंतु जाइलम से वेसेस और फ्लोएम से सहकोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल नहीं होते हैं। देखिए इसको समझते हैं। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थान, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो है, पौधे का शरीर जो है जड़, तना, शाखा, पत्तियों में विभेदित रहता है। अभी तक ये उन दोनों में ये नहीं था। तना साधारण राइजोबियम के रूप में रहता है, राइजोम के रूप में रहता है। राइजोबियम तो जीवाणु है, ठीक है, राइजोम के रूप में रहता है। पौधा जैसे जो मैंने बताया था ना कि दलहन वाला जो पौधा है तो उसके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु ही रहता है, बाकी तो एनाविना रहता है, वो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, वो जलीय जीव में रहेगा। बट ऐसे जो खेत वगैरह में है तो उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु ही रहते हैं। तो ये जो होता है वो राइजो के रूप में होता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। पौधा क्या है कि बीजाणु जनक होता है और जनन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है, तो बीजाणु के द्वारा हो रही है। इसी समुदाय
के पौधे में संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित होते हैं, परंतु जाइलम के वेसल्स एवं फ्लोएम में सहकोशिका कंपेनियन सेल नहीं होता है। देखिए, जैसे इस समुदाय में क्या होता है, संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित होता है, परंतु जो जाइलम का वेसल्स होता है, जाइलम जो में एक वेसल्स होता है वो नहीं होता है, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल होगा वो भी नहीं होगा। तो इस तरह देखिए, अब पुष्पोद्भिद तो हमने पढ़ लिया, अगला पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा। देखिए, इस समूह के जो पौधा होता है वो पूर्णतः विकसित होते हैं। के सभी पौधे में फूल, फल और बीज होते हैं, ठीक है। इस समूह के पौधों को दो भाग में बांटते हैं, नग्न बीजी और आवृत्ति बीजी। फ्रेंड, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी और आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्णतः विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। अब देखिए, नग्न बीजी क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब देखिए, पुष्पोद्भिद क्या होता है कि इसमें पौधे पूर्णतः विकसित होंगे इस समूह में, कि जो सभी पौधे में क्या होगा, तो फूल होगा, फल होगा, बीज होगा। तो इसमें दो भाग में बांटते हैं, एक नग्न बीजी होता है और दूसरा आवृत्त बीजी, ठीक है। नग्न बीजी क्या होता है, तो इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में रहते हैं, ठीक है। और पौधे काष्ठीय और बहुवर्षीय और लंबे होते हैं, ठीक है। बहुत लंबा होता है। बहुवर्षीय मतलब बहुत ज़्यादा दिन, जैसे कि पीपल, बरगद, ये सब होगा इसमें, ठीक है। और काष्ठीय लकड़ी मिलता है। आरोही मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। इनकी मूसला जड़ें पूर्णतः विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद होते हैं, ठीक है। यानी कि जीरोफाइट मरुद्भिद हुआ, मतलब कि जो मरुस्थल में उग सके, ठीक है, उसको मरुद्भिद पौधा कहते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्पर विरेंस है, इसी के अंतर्गत आता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि सबसे ऊंचा पौधा कौन है, तो सिकोया सेम्पर विरेंस, और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 120 मीटर होती है। देखिए, लेकिन ऑप्शन में सिकोया सेम्पर विरेंस नहीं होता है, ये देता है रेडवुड देता है, ठीक है। तो इसे रेडवुड ऑफ कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। जनरली कैलिफोर्निया यूएसए में है, वहाँ पाया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, रेडवुड जो 120 मीटर हाइट है, और इसका नाम क्या है, सिकोया सेम्पर विडेंस, ठीक है। सिकोया सेम्पर विडेंस। सबसे छोटा अनावृति बीज पौधा जो होता है वो जैमिया पिग्मिया है, ठीक है। जब सबसे जो छोटा अनावृति बीजी पौधा वो क्या है, जैमिया पिग्मिया। अगला है कि जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोआ है, ठीक है। जो जीवित जीवाश्म है वो कौन है, तो साइकस है, जिंगो बाइलोवा है और मेटासिकोआ है। जीवित है, ये जीवाश्म है, बट क्या है, ये जीवित है। जिंगो बाइलोवा का मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, ठीक है। जिंगो बाइलोवा को क्या कहते हैं, मेडन हेयर ट्री। पूछा हुआ प्रश्न है ये, मेडन हेयर ट्री किसको कहते हैं, तो जिंगो बाइलोवा को। साइकस के बीजांड जो होते हैं, मतलब ओवल्स एवं नर युग्मक एंथर ग्वाइड पादप जगत के सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। जिसका जो एबल होता है, ओवल, बीजांड एवं नर युग्मक जो होता है, एंथर मतलब जो जाइगोट्स बनते हैं ना, वैसे ही उसमें नर युग्मक होता है। तो पादप जगत में सबसे ये बड़े होते हैं। पाइनस के परागकणी इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं, ठीक है। इतना परागकण जो होता है ना, छोटे छोटे कण इतना ज़्यादा होता है कि लगता है ना कि बादल वो पीला पीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पाइनस। अगला है कि जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म का है जैसे कि भोजन के रूप में
साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना होता है। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, साबूदाना किससे होता है, तो साइकस से। ठीक है, इसलिए साइकस को सागोपाम भी बोला जाता है। जो साबूदाना व्रत वगैरह में जनरली यूज किया जाता है साबूदाना, वो किससे प्राप्त होता है, साइकस से। लकड़ी यानी चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। ठीक है, किससे, तो चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से क्या होता है, फर्नीचर बनता है। वाष्पीय तेल क्या होता है, तो देखिए चीड़ के पत्ते, देखिए तो ये क्या है ना कि जो लकड़ी है, मतलब वाष्प, ये तेल क्या होता है, तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेंड्रस ऑयल। पूछ देता है तारपीन का तेल किससे बनता है, तो चीड़ के पेड़ से। और जो सेंड्रस तेल किससे बनता है, देवदार की लकड़ी से। जूनिपेरस की लकड़ी से सेडर कास्ट बनता है। ठीक है, जूनिपेरस की लकड़ी से क्या बनता है, सेडर कास्ट। जूनिपेरस की लकड़ी से क्या बनता है, सेडर कास्ट। ठीक है, जूनिपेरस की लकड़ी से क्या बनता है, सेडर कास्ट। देखिए टेनिंग क्या है, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। ठीक है, और टैनिंग बताए थे कि टैनिंग क्या होता है, जीवाणु की सहायता से चमड़ा के बाल और जो उसके वसा होता है उसको क्षय करवाया जाता है। ठीक है, तो बाकी जो शुद्ध चमड़ा बचता है दैट इज टैनिंग। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैनिंग। तो प्रश्न देखिए ऐसे पूछेगा कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ के पेड़ से। सेंड्रस ऑयल किससे होता है, देवदार के पेड़ से। और जूनिफेरस की लकड़ी से सेडर कास्ट तेल मिलता है। ठीक है, जूनिफेरस की लकड़ी से क्या मिलता है, सेडर कास्ट। अगला है कि रेजिन क्या है, तो कुछ शंकु पौधे में रेजिन निकाला जाता है। इसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। कुछ जो शंकु पौधे होते हैं तो उनसे क्या करते हैं, रेजिन निकालते हैं, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रेजिन है, तो रेजिन कुछ शंकुधारी पौधा है, कॉनिकल ब्रिज इस तरह फॉर्म में होता है, जैसे चीड़, देवदार, ये सब भी जनरली कॉनिकल। तो इससे क्या होता है, रेजिन निकाला जाता है। इसी का हम लोग वार्निश, पॉलिश, पेंट ये सब में करते। देखिए कुछ तो केमिकल से पेंट बनता है, पॉलिश बनता है, लेकिन कुछ जो होता है ना वो पेड़ से भी बनता है। तो वो कैसे बनते हैं, रेजिन से। ठीक है फ्रेंड, देखिए अभी जिम्नोस्पर्म हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे आवृत्ति बीजी पौधा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए।